अरमान कबीर भाई बहुत बेहतरीन आदमी है। शुरुआत में जो बिल्कुल 2010 में जो आईमा शुरू हुआ, तब से वो बंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता में कभी कभार 2 साल मैंने जैसे आपको बताया कोविड के बाद से लेके समझ ली 2-3 साल पूरा कलकत्ता बंद था। और अरमान कबीर भाई रेगुलर हमारे संगठन के प्रोग्राम मीटिंग में थे, तो इसलिए वो अलग लेवल के हमारे लीडर हैं। और सैयद रूहुल अमीन साहब, ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि सैयद रूहुल अमीन साहब मेरा जिक्र कहीं किए हैं, वरना मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि जहां पर लोग सैयद रूहुल अमीन साहब के आप प्रोग्राम्स वगैरह में जाइएगा तो छू देने को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उनके बगल में बैठ जाता हूं, वरना मेरी हैसियत नहीं है। घोटाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ईडी सीबीआई किसी भी भारतीय जनता पार्टी के घर का एड्रेस क्यों नहीं जानता। वो पत्थर मारने, चलो ठीक है, बम वहां के मुसलमानों ने फेंका, ठीक है, लेकिन केस में तो आपने ब्रिक का भी जिक्र किया, आपने डंडे का भी जिक्र किया, तोड़फोड़ का जिक्र किया, तो क्या हिंदुओं ने कभी तोड़फोड़ नहीं किया क्या वहां पे? एक भी उसमें हिंदू है कुछ नहीं है। मुसलमान सेफ है, देखिए सेफ तो लेफ्ट के गवर्नमेंट में भी, ऐसा नया क्या है, यहाँ का मुसलमान मजबूत है इसलिए सेफ है। आप देख लीजिए ना, तृणमूल कांग्रेस में जो भी मुसलमान लीडर हैं उनका वकार क्या है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिटिंग मुख्यमंत्री, ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के कोलकाता के स्पोक पर्सन और एक फाउंडर मेंबर में से भी हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी आईमा से अरमान कबीर साहब। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल गिरफ्तार किया गया शराब नीति घोटाला मामले में, और ये पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार किया गया है, तो किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? और देखिए, मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार किया गया या नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन जी ने जैसे इस्तीफा दिया, उन्हें पता चल गया था कि इसके बाद हम अरेस्ट होंगे, और लोगों में एक मुख्यमंत्री का अरेस्ट होना थोड़ा सा गलत मैसेज जाएगा, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी देखिए कि बीजेपी गवर्नमेंट ना पूरी तरह से ना दबाव में है। लोग जो है, हिंदुस्तान का आवाम जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं उसको समझ रहा है। और अब देख लीजिए कि ये जो आबकारी नीति जो अरविंद केजरीवाल ने बनाया, और उसमें जैसे पहले 60% सरकार की ये हुआ करती थी, दुकानें या फिर जो है सो की सप्लाई हुआ करती थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन तो हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई ना, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, या एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है। अभी देख लीजिए कि इनकी जो गिरफ्तारी है ये पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी है, एक डरे हुई सरकार को। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल एक साफ छवि का आदमी है, क्योंकि उनका राजनीति में शुरुआत ही करप्शन के खिलाफ हुआ है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया, उन्होंने लोकपाल के लिए उन्होंने आवाज उठाया। अब देख लीजिए कि कह रहे हैं ईडी वाले कि साउथ ग्रुप को अरविंद केजरीवाल ने फायदा पहुंचाया है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो शरत रेड्डी को अरेस्ट करता है, ईडी शरत रेड्डी को अरेस्ट करता है, और अरेस्ट करने के कुछ ही दिन के बाद शरत रेड्डी 5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, और उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को भारतीय जनता पार्टी भुनाती है, ठीक है। अरविंदो फार्मा जो उनकी कंपनी है शरत रेड्डी का, वो उसका जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर और उसको बीजेपी को देती है, और बीजेपी जो है उसे भुनाती है। और इसके बाद जो है टोटल अगर कहा जाता है कि करोड़ों 30-35 करोड़ रुपए लगभग इस कमोबेश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। और इसके बाद फिर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेशी होती है जिसका अपोज नहीं करते हैं।
एक आरोपी को, मुख्य आरोपी को आप अरेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर जब कोर्ट में जब वो बेल पिटीशन जब वो दायर करते हैं तो आप उनका बेल अपोज नहीं करते हैं। तो इस तरह की मतलब जो आपके साथ हो लिया वो स्वच्छ सभी का हो गया, जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, जैसे संजय सिंह हो गए, एक बुलंद आवाज था पार्लियामेंट में, उनको अरेस्ट करके रख दिया, 1 साल से ज्यादा होने को आ गया लगभग। मनीष सिसोदिया जी ये हैं अंदर हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ और भी एक मामला है कि जैसे आप देख लीजिए कि उमर खालिद हो गए और कब से अरेस्ट हैं, ठीक है, दिल्ली दंगा के वक्त से अरेस्ट हैं। उसके बाद सरजिल इमाम जो है सो के अरेस्ट हैं। इन लोगों का बेल पिटीशन लिस्टिंग तक नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ जो है शरद रेड्डी को ईडी ये नहीं करती है। तो ये तो सरकार की है ना नाकामी और डर को भी दिखाती है कि एक बुलंद आवाज को हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएगा। देखिए महुआ मित्री का क्या हो रहा है। महुआ मोइत्रा एक बुलंद आवाज थी पार्लियामेंट में, उनको भी उन्होंने उनकी सदस्यता छीन ली, उनको निष्कासित कर दिया। और आज जो है आज सीबीआई ने उनके खिलाफ जो है सो कि एफआईआर दर्ज कर लिया। तो जो भी बुलंद आवाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ उठेगा, उस आवाज को हर संभव प्रयास करके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और उसमें सक्सेस हो रहे हैं वो लोग। पूरे देश में यही क्रोनोलॉजी देखा जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर झारखंड हो, हर जगह का के जितने भी विपक्ष हैं और जो भी विपक्षी आवाज है और जो विपक्ष एकजुट होकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको इफेक्ट कर सकता है, उस पर ऐसा वार किया जा रहा है और साथ साथ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो साजिश है या फिर ये जो कोशिश है, इसको आप क्या कहें? देखिए अति होने को आ गया है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था अपनी सरकार को बचाने के लिए, और अभी जो है जो जिस तरह से हेमंत सोरेन हो गए, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल हो गए, मतलब जो भी विपक्षी पार्टी का जहां राज्य में सरकार होगी वहां के मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करके आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी सेम ही किया था, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही थी उनको जेल में डाल दे रहे थे। तो इस आज के सिचुएशन को अघोषित इमरजेंसी ही कहेंगे कि हमारे खिलाफ जो आवाज उठेगा वो जेल के अंदर जाएगा। ये तो तानाशाही में भी चलता है, तो क्या अपना देश जो है तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है, आवाम समझ रही है और बहुत जल्द आवाम जो है ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के बुलावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा हिंदुस्तान जानता है अरविंद केजरीवाल एक स्वच्छ छवि का आदमी है, ठीक है। और एक दिन आवाम जो है ना रास्ते पे उतरकर खुद बिना किसी के बुलावे पर आवाम जो है प्रोटेस्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इसका जवाब आवाम जो है आने वाले 2024 के चुनाव में, जो आम चुनाव होने वाला है, इसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, उन्हें भी समन आता रहता है, उनको लेकर क्या कहें? देखिए अभिषेक बनर्जी पर मैंने क्या कहा ना कि देखिए मेरा इस मामले में मानना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। घोटाले होते हैं, घोटाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा यह कहना है कि ईडी सीबीआई किसी भी ही भारतीय जनता पार्टी के घर का एड्रेस क्यों नहीं जानता है, वो उनके दरवाजे पर क्यों नहीं जाता है, ठीक है। मैं किसी भी घोटाले का समर्थन नहीं कर सकता हूं, चाहे हेमंत सोरेन ने किया है, ठीक है, या फिर जो है सो कि अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, या उन्होंने किया है नहीं किया, ये तो जांच का विषय है, ये जांच होगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि जांच में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और सभी को बराबर नजर से देखनी चाहिए, खास करके जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब एनआईए का मामला आप देख लीजिए ना, हावड़ा में समीम अहमद बड़े जो वहां के जो काउंसिलर ये पति हुआ करते थे, उनको जो है सो कि अरेस्ट करके रखा है, समझे। और मोमिनपुर का जो है, मोमिनपुर का भी कुछ दिन पहले जो दंगा हुआ था, 12 रबी अव्वल का दंगा हुआ था, उसकी आप चार्जशीट देखिए, उसमें से 14-15 लोग अक्यूज्ड हैं। केस में लिखा हुआ है कि यहां पत्थर मारा गया, डंडे चलाए गए, बम फेंका गया, ठीक है। लेकिन वो पत्थर मारने, चलो ठीक है, बम वहां के मुसलमानों ने फेंका, ठीक है, लेकिन केस में तो आपने ब्रिक का भी जिक्र किया, आपने डंडे का भी जिक्र किया, तोड़फोड़ का जिक्र किया। तो क्या हिंदुओं ने कभी तोड़फोड़ नहीं किया क्या वहां पे? एक भी उसमें हिंदू अपोज नहीं है, सभी के सभी मुस्लिम है। तो ये तो पार्शलिटी है ना, एनआईए की भी पार्शलिटी है और जांच के ऊपर सवाल उठता है।
क्या बोलेंगे? ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको समर्थन दे रहा है? ये हमारे अभी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। हम लोग बहुत ही जल्द हम लोग एक कमेटी, अभी रमज़ान चल रहा है और जिस वजह से जो है हम लोग अभी कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग हम लोग रोज़ा नमाज और तरावी में बिजी हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द ही जो है सो कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हम लोग लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं। रुहुल अमीन साहब अभी कुछ दिन पहले कोलकाता आए थे, तो हम लोगों ने जब सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी और टीएमसी दोनों एक ही है, वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो आपका क्या मानना है? देखिए, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर रुहुल अमीन साहब कहते हैं। इसका कारण है, ठीक है, इसका कारण ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो है ना, यहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ के आवाम को डरा कर रखा है कि अगर आपका वोट इधर उधर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्षमता में चली आएगी, जिसका फायदा तृणमूल कांग्रेस उठा रही है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नजरअंदाज किया गया है मुसलमानों को। लेकिन ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि अगर टीएमसी की सरकार है तो मुसलमान सेफ है पश्चिम बंगाल में। मुसलमान सेफ है। देखिए, सेफ तो लेफ्ट के गवर्नमेंट में भी थी, ऐसा नया क्या है। यहाँ का मुसलमान मजबूत है इसलिए सेफ है। किसी भी सरकार के एहसान पर यहाँ का मुसलमान सेफ नहीं है। यहाँ का मुसलमान का वो वक़ार है, वो ताकत है कि हम यहाँ सरकार में हिस्सेदार रहते हैं, इसलिए सेफ है। जिस दिन हमारी हिस्सेदारी सरकार से खत्म हो जाएगी, यहाँ का मुसलमान भी सेफ नहीं रहेगा। क्या मुसलमान अपने आप को इसलिए मजबूत समझ रहा है कि 30% वोट शेयर है इसलिए? देखिए, अगर ऐसा मुसलमान समझ रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर हम इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या बुरा है? एकजुट होना बुरा है क्या? बुराई है क्या? एकता अखंडता की बात हम लोग करते हैं। अगर मुसलमान इकट्ठे हैं तो इसमें बुरा क्या है? क्या गलत है मुसलमान अगर इकट्ठे हैं तो? रुहुल अमीन साहब ने अपने स्पीच में ये भी कहा था कि जिस दिन ये कौम दाढ़ी टोपी वाली कौम जो है वो अपनी अहमियत समझ जाएगी तो ये कहीं और ही होगी। देखिए, रुहुल अमीन साहब ना बहुत ही दूरअंदेशी आदमी हैं। वो दूर की सोचते हैं। मौजूदा तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ने की सोचते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ना कि यहाँ मुसलमानों के हालात कैसे हैं, कितने प्रतिशत है यहाँ के सरकारी महकमों में उनकी हिस्सेदारी है क्या? हम लोग वो कन्याश्री से खुश हो जा रहे हैं, हम लोग जो स्कीम है उनसे खुश हो जा रहे हैं, 500,000 ले लेकर के हम लोग खुश हो जा रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज दे करके खुश हो जा रहे हैं। क्या इतनी जरूरत है? क्या हमें सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है क्या? क्या हमारे जितनी आबादी है उस हिसाब से हमें टिकट मिलता है क्या? साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता में कोई मुसलमान आदमी नहीं है जिसको तृणमूल कांग्रेस टिकट दे करके जिता दे, पार्लियामेंट में भेजे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का फिर क्या अगला स्टेप होगा? हमारी लड़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन हमारा स्टेप ये होता है कि हम ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारे महाशरे को, हमारे कौम को कोई तकलीफ नहीं हो। इस बात का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, जिस वजह से 2021 का जो चुनाव था उसमें हम लोगों ने लड़ने से पीछे हट गया था, वरना हमारी पूरी तैयारी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से हम लोग ग्राम पंचायत का यहाँ का पंचायत चुनाव में हमारे 22-23 ग्राम पंचायत हमारे जीत कर आए, तो हमारे कुछ एमएलए भी जीत कर आ सकते थे। ये हमारा दबदबा है आइमा का, खास करके पूर्व मिदनापुर में, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचते हैं, देखिए आइमा अभी जीते नहीं जीते, एक चीज याद रखिए, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन संगठन कोई जीत हासिल करे नहीं हासिल करे, लेकिन किसी को भी हराने की ताकत तो रखता है आज के डेट। इतना है हमारा वक्त। इसी को तो फिर वोट काटना कहते हैं। अगर आप उतरेंगे मैदान में तो फिर तो आप वोट काट के दूसरे पार्टी को फायदा पहुंचा देंगे। अब दूसरे का नुकसान और फायदा हम क्यों सोचने लगे? इसकी जिम्मेवारी हमारा ही है क्या? सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है क्या? और भी कम है ना। देश जब का गठन जब हो रहा था 15 अगस्त 1947 के बाद से जब देश का गठन हो रहा था, तो सेक्युलरिज्म का एक नारा दिया गया कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है?
यहाँ के और जो दिगर कौम है उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिर्फ मुसलमान ही जितने भी सोचो। मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम पार्टी है, उनको एक लेबल लगा दिया जाता है कि बीजेपी की बी टीम। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर आप भी बोलेंगे कि अगर हम किसी को हराने की ताकत रखते हैं, तो आप पे भी वही लेबल फिर फिट हो जाता है कि बीजेपी की आप बी टीम है। अरे भाई, तो अगर आपको हार का डर है तो हमें साथ लो ना। हमारे जो डिमांड्स है उसको पूरा करो। इसमें सवाल उठाने का क्या है? हमारा वोट आपको। हमारी जो ग्रीवेंसेस है, हमारे कौम की जो जरूरत है, अगर आप जो है हम पूरा करेंगे, हम आपके साथ हैं। इसमें बी टीम और सी टीम का क्या बात है? 2011 से पहले यहां आरएसएस एक्टिव था क्या? तब तो मैं कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस आरएसएस को लाने वाला है, और हकीकत है ये। इतना एक्टिव तृणमूल आरएसएस यहां कैसे हो गया? आप एक ब्रिज गिरा था, मुझे सन याद नहीं है, मैं देख रहा था, वो ब्रिज गिरा था यहाँ पे बड़ा बाजार की तरफ ही, ये गिरीश पार्क के पास जो है, हाँ, एक ब्रिज गिरा था। मैंने देखा था कि वहां पुलिस से ज्यादा आरएसएस का आदमी लोग एक्टिव था। क्यों एक्टिव था? पुलिस क्या कर रही थी? तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। लोग माजी में तो सोचते नहीं है ना। तो आरएसएस, हम बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, यहाँ का मुसलमान या कोई भी मुसलमान संगठन बी टीम है, सी टीम है। आपने आरएसएस को यहां जगह दिया है, तो आप कौन सा टीम में है? तृणमूल कांग्रेस को तो चाहिए कि आरएसएस से संगठन मंत्री ले लें। संगठन मंत्री तो देते हैं ना वो। भारतीय जनता पार्टी को भी वो लोग संगठन मंत्री देते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी। कल को कोई ठीक नहीं है, ले लें, वो उनका संगठन देखेंगे। तो आप करो, आपके ऊपर सब कुछ जायज है, और हम करेंगे तो हम बी टीम है, सी टीम है। तो मुसलमान तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं मुसलमानों के, और एज अ मुस्लिम लीडर, आप भी एक मुस्लिम लीडर है, तो आप बंगाल का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बंगाल का फ्यूचर, हम दूसरे कोई भी मुस्लिम लीडर्स, मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता है, ठीक है, जो मुसलमानों के हक में बात करे। सभी लोग खामोश हैं। एक ही ममता बनर्जी हैं जो मुसलमानों का हाल जानेंगी, मुसलमानों के लिए क्या करना है, नहीं करना है। आप देख लीजिए ना, तृणमूल कांग्रेस में जो भी मुसलमान लीडर हैं, उनका वकार क्या है? एक कदम वो ममता बनर्जी से पूछे बगैर उठा नहीं सकते। तो ऐसे लीडरों का क्या है वकार, क्या फ्यूचर होगा इनका? सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। दीदी को नाराज नहीं करना है, अपनी टिकट बचानी है, अपनी सीट बचानी है, यही तो है ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के आप फाउंडर मेंबर में से एक है, और रूहुल अमीन साहब जब आए थे तो उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ की। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कलकत्ता का आइमा का मतलब अरमान कबीर, तो इसको लेकर आप क्या अपना खुशी जाहिर करेंगे? देखिए, सैयद रूहुल अमीन साहब ना, हिंदी में एक कहा जाता है कि असाधारण व्यक्तित्व युक्त साधारण इंसान को मैंने देखा है, सैयद रूहुल अमीन साहब को। और सैयद रूहुल अमीन साहब, ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि सैयद रूहुल अमीन साहब मेरा जिक्र कहीं किए हैं, वरना मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि जहाँ पर लोग सैयद रूहुल अमीन साहब के आप प्रोग्राम्स वगैरह में जाइएगा तो छू देने को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उनके बगल में बैठ जाता हूँ, वरना मेरी हैसियत नहीं है। ये उनका साधारण पन ही है, वो उनकी साधारणता ही है कि वो मुझे बगल में बैठा लेते हैं, वरना मेरी हैसियत नहीं है कि सैयद रूहुल अमीन साहब के बगल में मैं बैठूं। बहुत बड़े इंसान, बहुत लोग, जो लोग उनसे मिलेंगे, जो उनसे बात करेंगे, वो उनका हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। कोई भी, ये तो बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए कि अगर वो उनके सुप्रीमो जो हैं वो कह दें कि कोलकाता का आइमा मतलब एक खास व्यक्ति अरमान कबीर। अब मैं कह रहा हूं ना कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और मैं बहुत बहुत मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का मेंबर बनाया है, ठीक है। मैं भी कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आप के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप दूसरे दिगर पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो मैं यही कहता हूं कि मैं ही आइमा हूं, हम ही आइमा हैं, खुद को छोड़कर कहां जाएं। कल को हमारी किस्मत में होगी तो आइमा से भी हम लोग, आइमा को बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे, और एक दिन यहाँ की सरकार बनाएंगे। हम लोग सरकार बनाएंगे, हम सरकार बिगाड़ेंगे। इस हैसियत तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है।
और एक दिन हम कामयाब होंगे इस पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे अरमान कबीर साहब, जिनका पोस्ट बताना सही नहीं होगा। अगर कह दे कि कोलकाता का आयमा, इट मीन्स अरमान कबीर, और ये मेरा कहना नहीं है या इनका कहना नहीं है, इनके सुप्रीमो, आयमा के सुप्रीमो जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के सैयद रूहुल अमीन साहब, उन्होंने खुद अपने जुबान से ये कहा है। तो चलिए बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।